तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग एक नए बिजनेस को डिस्कस करेंगे। बिजनेस का नाम है सिडमैक मेकाट्रॉनिक्स। अब अगर आप जब आप इस बिजनेस को देखते हो ना, तो ये बिजनेस वन ऑफ द ऐसी कंपनी है हमारे लिस्टेड स्पेस में जो कि पूरी आपकी R&D फोकस्ड कंपनी है। तो अगर आप देखेंगे रिसेंटली इनका IPO आया है, मतलब मार्च के आसपास। और ये कंपनी ने बेसिकली IPO से क्या किया है, ऑफर फॉर सेल किया है। कहने का मतलब क्या है, इस कंपनी के अंदर कोई नया पैसा नहीं किया है। रादर ये समझ लीजिए जो इनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको एक तरह से एग्जिट दिया गया है। फिर भी हम इस कंपनी में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज जो इनका IPO लिस्ट भी हुआ है वो भी देखेंगे आप, काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे है। उसके बाद भी देखेंगे इस बिजनेस के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलेगा इस तरह के पूरे बिजनेस के अंदर। तो अगर आप इस बिजनेस को देखोगे ना, तो कुछ लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। बट एक्चुअली में अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनी नहीं है। रादर इस कंपनी का जो पूरा DNA है वो आपका, मान लीजिए कोई एक R&D फोकस्ड कंपनी जो होती है ना, जो आपकी नए नोवल प्रोडक्ट्स बनाता है। मतलब कि मान लीजिए एक ऐसे सेक्टर के अंदर बेसिकली डिसरप्शन लेके आएंगे, तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड सेंसरलेस कम्यूटेशन टेक्निक्स वगैरह होते हैं। तो उन चीज़ों को भी जानेंगे हम लोग, और एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन लेने के डिस्कशन पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग इस पूरे बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करें, तो अगर आप इस बिजनेस की ओरिजिन्स देखोगे, तो अगर हम तो चलिए ठीक है। तो अगर हम लोग इस पूरे बिजनेस की ओरिजिन्स देखने की बात करें, तो मिस्टर शशिकांत सूर्य नारायणम, जो इनके बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर भी हैं। तो इन्होंने बेसिकली IIT बॉम्बे से ही आपकी जो मैकेनिकल ब्रांच होती है, जो भी मैकाट्रॉनिक्स वगैरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ से इन्होंने चीज़ों की शुरुआत की। और 2007 से इन्होंने बेसिकली R&D वगैरह पे काम किया। इनको सीड फंडिंग, जो आपके प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टर्स मिलते हैं, वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी। धीरे धीरे चीज़ें ये लोगों ने लेके गए, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए। उन चीज़ों पे हम आते हैं अभी। और तो बेसिकली उस तरह से ये कंपनी की शुरुआत हुई, और उस तरह से आगे बढ़ के ये कंपनी ने अभी जो भी इनके OFS किया, और अभी मार्केट में ये लोग लिस्ट हुए हैं रिसेंटली, लगभग मार्च के आसपास इन्होंने लिस्टिंग किया है। तो देखिए इनका जो कंपनी है ना, ये लोग खुद को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं जो बाकी आपकी ऑटो एंसिलरी कंपनी से होती है। तो ये लोग क्या बात करते हैं, जैसे चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के लिए देता हूँ। तो जैसे हमने हमने जब Q3 के अंदर पूरा ऑटो एंसिलरी को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने कुछ 9 या 10 बिजनेस को डिस्कस किए थे। वहाँ पे आप एक पूरा थेसिस ये पाओगे ना, कि जैसे जो हमारी जितने भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, तो आप पाएंगे कि जितनी, जैसे ये लूमैक्स ऑटोटेक है, जैसे अगर आप देखेंगे ये कंपनियां, तो आपकी मान लीजिए जापानीज कंपनीज होगी, आपकी कोरियन कंपनीज होगी, और या फिर जैसे आपके कोरियन पार्टनर्स हो गए। इन सभी पार्टनर से क्या करते हैं ये लोग, अब जैसे अगर आप लूमैक्स को देखते हो, तो उनका आई थिंक स्टैनली के साथ पार्टनरशिप है। बाकी अगर आप SGS इंटरप्राइजेस को भी देखोगे ना, तो वो भी कंपनी, जैसे अगर आप मान लेंगे US में कुछ ज्वाइंट वेंचर्स वगैरह किए हुए हैं। तो आप एक चीज़ ये देखते हो कि जितने भी हमारी ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, वहाँ पे एक कॉमन DNA सभी कंपनियों का ये होता है कि जो टेक आपका इंडिया के बाहर की कंट्रीज में डेवलप हो गया है, उस टेक को लेके आते हैं, और इंडिया में एज अ जॉइंट वेंचर के रूप में उसको डेवलप करते हैं और इंडियन मार्केट की तरफ लेके जाते हैं। ये जो पूरा सेगमेंट है ना, आप इंडिया के केस में बहुत कॉमन है। कुछ अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊं, तो अगर आप देखेंगे जैसे अभी ऑटो, नॉट ऑटो, जो आपकी पूरी एरोस्पेस एंसिलरी सेक्टर एक चल रहा है ना, वहाँ पे भी आप इस पूरे थीम को प्ले आउट होता हुआ देखोगे। जैसे अभी जो वो जो एमका का प्रोग्राम है, वहाँ पे भी जैसे रॉयल्स हो गया। ये सभी कंपनियां आप धीरे धीरे आके उसकी तरफ आने की बात कर रही हैं। तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से, कि एक ह्यूज चंक ऑफ जो डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, वो आपका कई बार जॉइंट वेंचर्स कुछ इस तरह से होता है। वहीं पे जैसे सेटबैक मेकाट्रॉनिक्स है, ये खुद को बोलता है कि वी आर एंटीथेसिस टू द ट्रेडिशनल ऑटो एंसिलरी कंपनीज। इसीलिए हम लोगों ने कोई जॉइंट वेंचर वगैरह हो गया, या फिर कोई पार्टनरशिप है, उस तरह की चीज़ों में काम नहीं किया है। तो उसीलिए जब आप इस कंपनी के R&D वाली चीज़ों पे जाओगे, सिंस ये लोग, इनके जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कह लीजिए, जो एम्प्लॉयज़ कह लीजिए, वो कहाँ से आते हैं, वो आपके देखेंगे जितने भी ये IITs हो गया, आपके जो PhD के स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी IISc बैंगलोर वगैरह हो गया, NIT वगैरह हो गया, तो वहाँ से ये लोग पूरा जो क्रीम टैलेंट है नेशन का, उनको लेते हैं। खास करके जो मैकेनिकल ब्रांचेस होगी, और आपकी खास करके जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस होती है, फिर आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन की ब्रांचेस होती है, वो सभी ब्रांचेस होंगे, उनको ये जो बिजनेस है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वहाँ से ये लोग लेके आते हैं और अपने नोवल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऑफर फॉर सेल्स के बारे में हमने और बात कर ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अब देखेंगे, अगर आप इस कंपनी का देखोगे ना, प्रोडक्ट्स क्या है उसको समझने से पहले कुछ की थेसिस पॉइंट समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे इनका जो पूरा बिजनेस है, अगर आप देखोगे ना, पिछले कई समय से लगभग आप देखेंगे 90% जो रेवेन्यू है वो आपका डोमेस्टिक मार्केट से आता है, और लगभग जो 10% रेवेन्यू है वो आपका एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। अब डोमेस्टिक मार्केट में क्या आता है, डोमेस्टिक मार्केट देखोगे ना आप, तो सिंस हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑटो एंसिलरी, ऑफ कोर्स इट इज नॉट एन ऑटो एंसिलरी कंपनी, बट उस पॉइंट को लेके आते हैं, तो देखेंगे आप लगभग जो 85% जो रेवेन्यू है इनका, वो आपका मोबिलिटी सेगमेंट से आता है। अब मोबिलिटी में क्या चीज़ें आती हैं, वो आपकी टू व्हीलर्स हो सकती है, थ्री व्हीलर्स हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये लोग पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक पूरा वो सेगमेंट, एक नया वेंचर है इनका। फिर आप देखेंगे ये लोग कमर्शियल व्हीकल हो गया, उस तरफ जाने की बात करते हैं। फिर आपका जो लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, उनमें भी जाने की बात करते हैं। तो अगर आप इनका प्रेजेंट रेवेन्यू देखोगे ना,
सिंस जो इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट अभी स्टार्ट हुआ है एक तरह से मान लीजिए, तो आप देखेंगे मोटा मोटी इनका जो रेवेन्यू है, एक ह्यूज चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो आपकी जो आईसी इंजन होती है, मतलब इंटरनल कंबसन इंजन जो होती है, वहाँ से काफ़ी एक लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू आता है। फिर आप देखेंगे लगभग जो 15% रेवेन्यू है वो आपका इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है। अब इंडस्ट्रियल सेगमेंट में क्या आते हैं, वो आपके बेसिकली आप मान लीजिए जेनसेट्स वगैरह होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप टीडी पावर सिस्टम को देख सकते हो, या फिर जो किर्लोस्कर ऑयल इंजन है उनको देखिए। तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके जेनसेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे बहुत अलग अलग तरह की आपको मान लीजिए कंट्रोलर्स वगैरह यूज़ होते हैं। आपके एक पूरा जनरेटर है, उसकी कैसी स्पीड कंट्रोल करना है, उसकी जो फ्यूल होगी, आप उसके इंजन को कितना फ्यूल के इंजेक्शन दोगे, वो सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप देखते हैं आपको पूरा मोबिलिटी सेगमेंट के अंदर कई सारे टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे यूज़ पड़ती है। तो ये जो कंपनी है कुछ उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। फिर आप देखेंगे इनका, मैं थोड़ा बिजनेस का अगर आप देखेंगे जो इनका मोबिलिटी वाला सेगमेंट है, उससे ये लोग किस मार्केट को सर्व करते हैं, तो आप देखेंगे लगभग मान लीजिए इनका यूएस मार्केट जो है वो काफ़ी डोमिनेटेड मार्केट है, जहाँ पे जनरली लोग जेनसेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो लगभग आप देखेंगे जो पूरा इनका ओवरऑल 100% अगर मैं रेवेन्यू मानूँ, तो लगभग 8-9% जो होता है वो आपका यूएस से आता है। बाकी जो कुछ बचा हुआ रेवेन्यू है वो आपका यूरोपियन मार्केट होता है, वहाँ से आता है। वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जनरली अगर आप देखेंगे इस बिज़नेस को, तो वो लोग आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, जो आपके ये स्कूटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह हो गया, फिर जो थ्री व्हीलर टाइप के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, उन सभी जगहों में अपने कंट्रोलर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा बिजनेस वर्टिकल हो गया। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप इनके कुछ कुछ सामान जो इनका बेसिकली इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन यूनिट्स होते हैं, अब इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर्स वगैरह होते हैं, वो सभी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। बाकी ये लोग नए नए और सेगमेंट्स में जाने की बात करते हैं, जो कि आपका मैग्नेटोज है, या फिर जो रेयर अर्थ फ्री मैग्नेट्स होता है जो कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक ही करके डिस्कस करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए उन चीज़ों से आने से पहले, किसी भी कंपनी को हम देखते हैं तो हमें पहले उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना जरूरी होता है। तो अगर आप देखोगे आप सेटबैक मेकाट्रॉनिक्स को, सिंस अभी ये पूरे अपने ग्रोथ फेज में है, और इनका जो रेवेन्यू है आप मान लीजिए कि ये ऐसे सेक्टर में काम करता है जहाँ पे ये लोग एक तरह से टेक्नोलॉजी में डिस्रप्शन लेके आए हैं। कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे अगर आप एथर इलेक्ट्रिक को देखते हो, तो ये, या फिर जो ओला इलेक्ट्रिक को भी देखते हैं, चलिए उनके कुछ अलग इशूज़ है, बट अगर मैं हम पूरा बताऊँ, तो ये सभी जो बिजनेस है ना, एक तरह से मान लीजिए आपके जैसे वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जैसे आपके स्किड वगैरह होते हैं, स्किड कंट्रोल वगैरह होते हैं, और जो आपकी डैशबोर्ड वगैरह होती है, वो सभी चीज़ों में वो लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप देखोगे ना, जो एक ऐसा सेक्टर, अगर मैं आप इन जनरल देखोगे जैसे आपकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें अगर आप देखते हो जो पूरा सेक्टोरल ग्रोथ रेट होता है वो आपका मान लीजिए 6 से 8% के बीच में होता है। ऑल दो जीएसटी रेट जो कट हुआ है उसके बाद से सेक्टर में पूरा मोमेंटम हमको दिख रहा है। बट पॉइंट ये है कि बेसिकली इस पूरे सेक्टर के अंदर आप देखते हो कि जो ग्रोथ 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 रेट है आपका वो आपका 6 to 8% है। वही जो हम पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी देखते हैं कि वहाँ पे जो आपकी रिप्लेसमेंट हो रही है, मतलब एक तरह से ये हो रहा है ना कि पुराने स्कूटर्स को, जो आपकी टू व्हीलर्स है उसको आप रिप्लेस कर रहे हो फ्रॉम द आईसी इंजन्स टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो उसी कारण आपको ये दिख रहा है कि जो पूरी रिप्लेसमेंट होती है, उसी कारण एक ऐसा जो नीच सेक्टर हो गया जहाँ पे चीज़ों की रिप्लेसमेंट हो रही है, तो वैसे प्रोडक्ट जो है उनमें जो ग्रोथ रेट होता है वो आपका मच हायर होता है। तो वैसे ही आप देखते हो कि जैसे हमारी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री है खास करके स्कूटर सेगमेंट में, तो आप देखते हो कि FY30 तक वो आराम से लगभग 30-40% CAGR पे ग्रो करने की पूरी बात करते हैं। उसी पॉइंट को चलिए मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे भी जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ना, आप मान लीजिए जितने भी ये जो पुराने मैकेनिकल कंट्रोलर्स वगैरह होते थे आपके रोटर्स वगैरह में, जितनी भी आपकी स्टार्टर जनरेटर्स वगैरह होती थी, या फिर आपके कार्बोरेटर्स होते थे जिससे आप अपने इंजन के अंदर फ्यूल और एयर सप्लाई करते थे, तो वो सभी चीज़ों को ये लोग एक तरह से रिप्लेस कर रहे हैं। तो उस कारण आपको दिख रहा है कि ये जो कंपनी है, सिंस अभी अपने नोवल प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसी कारण आपको इनका जो ग्रोथ रेट है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा वेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अ नॉर्मल ऑटो एंसिलरी कंपनी, या फिर नॉर्मल आप जब आप पूरे ऑटो सेक्टर को देखते हो। इसी से एक और पॉइंट कनेक्ट होता है कि जो इस पूरा सेक्टर है ना वो आपका मान लीजिए एंटी सिक्लिकल है। कहने का मतलब क्या है, जनरली ये बातें होती है ना कि जो हमारी ऑटो सेक्टर है वो आपकी सिक्लिकल होती है। कई बार वो आपकी इकोनॉमी कैसी कर रही है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, उसका अर्निंग पोटेंशियल कैसा है, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वहीं जब आप सेटबैक मेकाट्रॉनिक्स को देखोगे, या फिर जैसे इस तरह की बाकी कंपनियों को देखोगे, तो आप पाओगे कि वहाँ पे आपकी जो टेक्नोलॉजी है, मतलब वो इवॉल्व हो रही है, तो इसलिए वहाँ पे आपको ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो उन सभी चीज़ों का जो रिजल्ट है आप इस कंपनी में देखोगे कि Q4 के नंबर जो है इनके, आप पाओगे लगभग मान लीजिए रेवेन्यू जो है लगभग आपका काफ़ी एक ह्यूज वे में ग्रो कर रहा है। लगभग 60% की ग्रोथ आपके रेवेन्यू में आती है, EBITDA में लगभग 103% की ग्रोथ है, और आपके पैट लगभग 244% पे ग्रो कर रहा है। अब एक चीज़ आप देख सकते हो, इनका जो EBITDA मार्जिन है वो आपका कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रहा है, और ये सिर्फ आपका Q4 के अंदर नहीं है, ये आपके बहुत सारे समय से एक्सपांड करता हुआ आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप देखिए दो तीन कारण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक आपका BOM रिडक्शन, मतलब बॉम्ब रिडक्शन बेसिकली है क्या? कहने का मतलब क्या है, आप देखिए कोई भी आपको कंट्रोलर बनाना है, तो आप जानते हो उसमें आपकी जो बेसिक रॉ मटेरियल होती है वो क्या होती है, उन सभी चीज़ों को बॉम्ब कहते हैं। इसमें आप देखेंगे लगभग मान लीजिए 50% जो इनका कॉस्ट होता है वो आपका सेमी कंडक्टर का कॉस्ट होता है। ये जब मैं कॉस्ट बोल रहा हूँ तो ये इनके पूरे एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। और जब मैं 75% ऑफ जो BOM कॉस्ट कहता हूँ, तो वहाँ पे आप मान लीजिए आपके सेमी कंडक्टर्स आते हैं, फिर आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, फिर आपके जो मोटर्स होता है, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, उन सभी चीज़ों की कॉस्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप एक मान लीजिए आपका स्केल बड़ा होता है, कहने का मतलब क्या है, ये लोग 2007 से अपना ग्रो करते हुए आ रहे हैं, और धीरे धीरे इनकी स्केल बढ़ रही है, तो वहाँ पे आपके जो सप्लायर्स होते हैं उससे आपको बेसिकली मान लीजिए
बेटर नेगोशिएटिंग पावर होती है, तो उसका इनको एडवांटेज मिल रहा है। और दूसरा क्या, इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है ना वो आपका बदल रहा है। कहने का मतलब क्या, ऑलरेडी आप देखेंगे ये जो बिजनेस बिजनेस है पूरा एक नीच सेगमेंट में काम करता है, वहाँ पे भी इनका जो प्रोडक्ट्स है ना वो आपका बदल के, मान लीजिए आपने दो इंटीग्रेटेड मतलब जो मॉड्यूल्स हैं उनको आपने जोड़ दिया, दोनों को कंबाइन किया और उसको एज अ कंबाइंड प्रोडक्ट अपने जो ओईएम है उनको बेचा। तो कुछ उस तरह से आप देखेंगे उनको, उसी कारण इनका जो पूरा बिजनेस है उससे आप इनको इनको वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और साथ ही साथ इनके मार्जिन जो है वो भी एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण इनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी समय से कंसिस्टेंट आ रहा है। इसका और रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे ना, लास्ट कुछ साल के नंबर इन्होंने, इनका सिंस ये फर्स्ट कॉन कॉल था वहाँ पे इन्होंने दिखाया, आप देख सकते हो क्लियरली कि लगभग मान लीजिए 90% रेवेन्यू है वो आपका मोबिलिटी से आ रहा है और बाकी 10% रेवेन्यू है वो आपका मान लीजिए इंडस्ट्रियल से आ रहा है। और इन्होंने FY 26 के अंदर अपने पूरे रेवेन्यू को फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ है उससे एंड किया है, और आप बाकी पैरामीटर्स को यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपनी जो है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने ऑलरेडी बिजनेस का कैसे स्टार्ट हुआ है, इनके परफॉर्मेंस कैसे रही है, उन चीज़ों को समझ लिया है। अब धीरे धीरे हम लोग बिजनेस के डिटेल्स के अंदर अंदर चलेंगे। तो देखिए, बिजनेस, कोई भी बिजनेस बिजनेस होता है वो अपने आप को खुद से डिफरेंशिएट कैसे करता है बाकी कंपनियों से। कुछ पॉइंट्स को हमने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का मोड क्या है या फिर जो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है वो उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो आपके मान लीजिए मिशन क्रिटिकल होते हैं। मिशन क्रिटिकल कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए आपने वो इसरो की लॉन्चेस वगैरह को देखा होगा या फिर आपने स्पेसएक्स की लॉन्चेस वगैरह को देखा होगा। तो आप सोचिए, या फिर जैसे आप मान लीजिए रफाइल्स वगैरह होते हैं जो आपकी एरोस्पेस या डिफेंस एरोस्पेस इंडस्ट्री होती है। तो सपोज कीजिए जैसे इंडिया का एम का प्रोग्राम है, वहाँ पे मान लीजिए अगर आपकी एक नट बोल्ट है वो अगर आपकी खराब हो जाए तो आपका जो पूरा फाइटर प्लेन है वो आपका उड़ नहीं पाएगा ना। वैसे ही जैसे आप देखते हो ना कि जैसे चंद्रयान मिशन में भी इंडिया में कई सारे आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे इवन स्पेसएक्स के भी, तो वहाँ पे आप देखते हो कई सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके फेल कर जाते हैं बिकॉज एक सिंगल इशू के कारण। तो वहीं पे अगर आप लेके आओगे ना, जैसे जब मैंने आपसे यस हाई वोल्टेज डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बुशिंग जो है वो एक ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही कोर मटेरियल होता है, जिसके कारण जो आपका पूरा एक बड़ा प्रोडक्ट है वो आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसी चीज़ को लेके आते हैं, तो वही उसी उन्हीं उन तरह के प्रोडक्ट्स को हम लोग कहते हैं मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स। तो उसी में अगर आप देखेंगे सेडमेक मेकाट्रॉनिक्स जो है, जितने भी ये लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो आपके मिशन क्रिटिकल है। कहने का मतलब क्या है, उसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया या फिर जो IC प्रोडक्ट इंजन जो हो गया वो आपका चल नहीं पाएगा अगर वो प्रोडक्ट आपका फेल कर जाता है। तो वो प्रोडक्ट्स आपका मिशन क्रिटिकल है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, एक जनरली क्वेश्चन ये होता है, कोई भी आप ऑटो एंसिलरी कंपनी के पास जाओगे ना, तो एक कंपनी आपकी मान लीजिए रिलायबल का बनती है या फिर जो उसकी इतनी डिमांड सप्लाई, मतलब उसका इतना डिमांड क्यों आता है, वो इसलिए आता है, कई बार क्या होता है ना, वो आपकी जो प्रोडक्ट की होती है उसकी कॉस्ट को कम कर देता है, जो OEM होता है उसको कुछ एडवांटेज देता है। तो वहीं पे एक जो बिजनेस है उसका कैसे समझ सकते हो, उसके पास जो आपके पास मतलब प्राइसिंग पावर है या फिर उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेंस आपके OEM को बढ़ेगी। तो वो आपको समझ में आता है कि जो जब आपका कॉस्ट एक फैक्टर नहीं बनता है, कहने का मतलब क्या है, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो आपका जो OEM है उसको बेसिकली उनके जो व्हीकल है उसकी रिलायबिलिटी बढ़ाता है। कहने का मतलब क्या है, उसकी जो वियर एंड टीयर होगी उसको कम करता है। जैसे सपोज कीजिए एक सेंसर है वो आपका रोटर के अंदर लगा हुआ है। अब रोटर के अंदर आप मान लीजिए बहुत एक हाई हीट इन्वायरमेंट होता है, डस्ट वगैरह आते हैं, ऑयल वगैरह रहती है, आपकी जो ग्रीस वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें होती है। अब उस इन्वायरमेंट में आपका एक सेंसर काम कर रहा है, अगर वो सेंसर खराब हो जाएगा तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो वहीं पे अगर आप देखेंगे सेटबैक मेकाट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट हैं वो एक तरह से मान लीजिए एक अल्टरनेटिव के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो वहीं पे आप देखते हो इसी जो पूरी आपकी OEM होती है ना उसकी पूरी इफिशियंसी बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखते हो कि इनका जो पूरा प्रोडक्ट्स है, आपका जैसे TVS इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, तो आप वहाँ पे पाओगे ये लोग काफ़ी तेज़ी से अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे उनकी एक्सेप्टेंस है। बाकी जैसे हमने ऑलरेडी बात किया कि अनलाइक पेयर्स ये लोग नोवल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है बहुत आपका मास और जो प्रीमियम सेगमेंट है दोनों तरफ काम करता है। और जो इम्यून टू सिक्लिकलिटी वाले पॉइंट है उसको मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से बता दिया है आपको। बाकी इनका जो प्रोडक्ट्स है ना वो आपका जो आपके लेगेसी इशूज़ होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है हॉल इफेक्ट सेंसर्स, आगे मैं और डिस्कस करता हूँ इसको। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, लेगेसी चीज़ें जो जो होती है ना, कई बार मतलब मान लीजिए आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, अंदर दिक्कतें आती हैं, तो वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मान लीजिए जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो आपकी इवॉल्व करती है। एक अलग वे में आपको समझाऊं तो जैसे मानिए पहले के ज़माने में हमारे व्हीकल्स वगैरह में कार्बोरेटर्स होते थे। कहने का मतलब क्या है, जिससे आपकी जो फ्यूल होती है, फ्यूल और एयर को आप मिक्स करते हो, फ्यूल की सप्लाई देता है वो आपको इंजन को। बट वो सारी जो चीज़ें होती है वो आपके मशीन को बल्कि बनाती है, उसकी रिलायबिलिटी जो होती है वो आपकी कम हो जाती है। तो वहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना एक तरह से उस चीज़ को और इफिशियंट बना रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व जो होता है उसमें ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये चीज़ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये जो कंपनी है ना, आप देखते होगे किसी भी सेक्टर में क्या होता है, एक नई कंपनी आती है, उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं और जो धीरे धीरे क्या होता है बाकी जो कंपनी होती है उसकी जो पेयर्स वगैरह होते हैं उन सभी जो टेक्नोलॉजी होती है उसको अडॉप्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, बट वहीं पे जो आपकी पहली कंपनी होती है उसको आपको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलता है। जनरली ये वैसे केस में होता है जहाँ पे आपका मान लीजिए एक आपका नया टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे सपोज कीजिए, जैसे ये आपकी मान लीजिए ये आपकी पूरी रॉकेट फ्यूल वाली इंडस्ट्री होगी या फिर जैसे आपकी जो पूरी फाइटर प्लेन वाली इंडस्ट्री होगी। तो वहाँ पे वैसी कंपनियाँ जहाँ पे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता
मिलता है उनको काफ़ी फायदा हो जाता है। तो इसलिए आप देखते हो ना कि जैसे आप मान लीजिए वर्ल्ड में जो पूरी आर्म्स की सेल होती है वहाँ पे आपका यूएस हो गया या फिर जो आपके इसराइल वगैरह हो गए, ये सभी कंट्रीज डोमिनेट करती है। तो कुछ वहीं से आप देखोगे उस कंटेक्स्ट में, अगर आप यहाँ पे लेके आओ तो आप पाओगे कि इसीलिए सेटबैक मेकाट्रॉनिक्स जो है इन सभी प्रोडक्ट्स में अपने जो पीयर्स हैं उनसे इनको फर्स्ट मूवर मूवर एडवांटेज मिलता है। और क्या इसके डिटेल्स होते हैं वो जब मैं आपसे कॉम्पिटिशन डिस्कस करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे R&D की जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो ये जो कंपनी है लगभग 7% से लगभग 10% तक जो इनका रुपया है बेसिकली टर्नओवर है उसको अपने R&D पे खर्च करते हैं। पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो जब मैं इनका IPO देख रहा, मतलब इनका प्रोस्पेक्टस देख रहा था, तो वहाँ पे इन्होंने 10% पे इन्होंने खर्च किया था। आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है FY 25 में लगभग इन्होंने 6.95% पे खर्च किया। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि जनरली जो इंडिया में आप कंपनी को देखोगे ना, वहाँ पे आप पाओगे कि जो R&D का कॉस्ट होता है वो आपका 2% होता है। इवन अगर आप हमारे कंट्री के GDP देखोगे तो वहाँ पे हमारे R&D का कितना होता है, वो आपका हार्डली आई थिंक 1.5 या 2% के आसपास होता है। कहना मैं यही चाह रहा हूँ कि इस तरह की कंपनियां जो आपकी R&D पे काफ़ी फोकस रहती है, अगर आपने डिफेंस को फॉलो किया है तो आप पाओगे कि वहाँ पे भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो आपकी R&D पे लगभग 5% होता है या फिर उसके आसपास पूरा पैसे को खर्च करता है। तो वहीं से बेसिकली कंपनी अपने R&D पे काफ़ी फोकस्ड है। तो ये सारे कुछ इनके पॉइंट है जिसके कारण ये जो कंपनियां खुद को डिफरेंशिएट करता है अपने बाकी पीयर्स वगैरह से। तो चलिए अब मैं आता हूँ धीरे धीरे इनका जो टेक है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। काफ़ी ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे बिजनेस के अंदर। तो अगर आप देखेंगे इनका जो प्रोडक्ट्स है दो तरह से काम करता है, एक आपका ब्रेन्स होता है, एक आपका मसल्स होता है। ब्रेन्स कहने का मतलब क्या है, जिसमें आपकी पूरी मतलब जैसे हमारा ब्रेन है उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर वाली पार्ट जो होगी, कहने का मतलब क्या है, जैसे आप इनके जनरली प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपका मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। मतलब बेसिकली एक आपकी मशीन है, मतलब जो आपका लैपटॉप है उसके अंदर की सॉफ्टवेयर जो है जो अपग्रेड्स बेसिकली आपकी होती है उस चीज़ों को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स कहते हैं। दूसरा चीज़ होता है आपका मसल्स। मसल्स कहने का मतलब क्या है, जिससे आप पूरा काम करते हो। काम करने का मतलब क्या है, इनके जो सेंसरलेस कम्युटेशन वगैरह जो होते हैं, फिर आपकी इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर्स वगैरह जो होते हैं, उन सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, चलिए इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर जो है उसको मैं अभी डिटेल में आऊंगा। बट इन्होंने क्या किया है पहले, जो इनकी पास्ट टेक्नोलॉजीज थी जहाँ जब इनका लिस्टिंग वगैरह हुआ नहीं था, तो उनमें कुछ बातें करते हैं। तो जैसे स्मार्ट स्मार्ट इग्निशन टेक्नोलॉजी इनकी है। बेसिकली क्या होता है, जैसे मानिए जैसे पुराने ज़माने में जब आपकी जो एक्सेलरेटर है उस गाड़ी का आप एक्सेलरेटर दबा देते, उससे क्या होती था, आपको बेसिकली जो सेंसर्स वगैरह हैं वो एक्टिवेट होते थे, जिसको थ्रॉटल पोजीशन सेंसर्स कहते थे। उससे क्या होता है, वो आपको कार्बोरेटर को बताता था कि भाई हमें कितना तेल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके इंजन में तेल जाती थी और उसके कारण आपका पूरा गाड़ी जो है वो आपकी और तेजी से आगे बढ़ता था, मतलब एक्सेलरेट होता था। बट उससे दिक्कत क्या थी, उससे दिक्कत ये होती थी कि आपकी जो गाड़ी है वहाँ पे बल्कि बनती थी, वेयर एंड टेयर ज़्यादा थे। तो उन्होंने उसी को चेंज करके आपका जो स्मार्ट जेन टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट इग्निशन टेक्नोलॉजी है, उसको लेके आए। उससे क्या होता है, आपकी जो पूरी व्हीकल है ना वहाँ पे आपने एक तरह से मान लीजिए टेक्नोलॉजी लगा दी। टेक्नोलॉजी कहने का मतलब सॉफ्टवेयर लगा दिया। उस पूरे प्रोसेस को आपने सॉफ्टवेयर के वाया किया और उससे जो आपकी पुराना मैकेनिकल सेंसर्स वगैरह जो थे वो आपके हट गए। तो इस तरह से आपकी स्मार्ट जेन टेक्नोलॉजी थी। दूसरा अगर आप देखोगे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक गवर्निंग सिस्टम होता है। ये क्या होता है, ये आपका मान लीजिए जो आपकी मतलब ये बेसिकली क्या, ये आपके जेनसेट्स वगैरह के लिए होते हैं। जेनसेट्स अगेन आप पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो आपकी US मार्केट में ये लोग एक्सपोर्ट में सर्व करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो आपकी इंटीग्रेटेड गवर्निंग टेक्नोलॉजी है बेसिकली इससे क्या होता है, तो देखिए जनरली आप जो भी इंडस्ट्री होती है तो आप पाओगे एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए मान लीजिए एक स्टील प्लांट है, वहाँ पे कोई भी जनरेटर लगाया है या फिर डीजल जनरेटर वगैरह लगे हैं। तो वहाँ पे आप चाहोगे ना कि हमेशा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की आउटपुट है वो आपकी कांस्टेंट आए। अब मान लीजिए कोई इंसान है, जनरली मान लीजिए हमारे घरों में AC वगैरह चलते हैं, तो आपने बचपन में देखा होगा आपकी जो वोल्टेज है वो फ्लिकर करती है, मतलब हमारे घरों की जो लाइट वगैरह है वो कभी कभी डिम हो जाती है। ऑल्दो ये इशू अभी इंडिया में काफ़ी रिजॉल्व हो गया है, अगर आपने बचपन में देखा होगा तो आप रिलेट कर पाओगे। तो पॉइंट मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह के आप बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हो, वहाँ पे अगर आपकी कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है, एक जनरेटर से जो आउटपुट मिल रही है आपको, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, तो उससे आपकी जो बेसिकली इंडस्ट्री है ना वो आपकी सही से चल नहीं पाएगी। तो उसी चीज़ों की दिक्कत आती थी। उसके लिए पहले क्या है, पहले के ज़माने में आप मानिए मैकेनिकल गवर्नर वगैरह लगते थे। अगर आपने आप में से कोई मान लीजिए केमिकल इंडस्ट्री हो गया या फिर अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आप अच्छे से समझ पाओगे, जो मतलब आपके मैकेनिकल गवर्नर वगैरह होते थे। तो अभी इस कंपनी ने क्या किया है, उसको रिप्लेस करके आपका मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्निंग सिस्टम लगा दिया है। कहने का मतलब क्या, अगेन वहाँ पे मैकेनिकल पार्ट्स को हटा के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को लगाया है। सिंपल सी बात है। आप देखिए जो आपके मैकेनिकल पार्ट होते हैं वो आपके सिंस वो मूविंग पार्ट्स होते हैं ना, तो जहाँ मूविंग पार्ट होगा वहाँ पे आपको फ्रिक्शन आएगी, मतलब आपकी घर्षण होगा। उससे वो चीज़ों का वियर एंड टियर होगा, जैसे हमारी गाड़ियों के ब्रेक्स वगैरह होते हैं वो आपके घस जाते हैं कुछ समय के बाद। तो वहीं पे जो आप सॉफ्टवेयर ले आते हो ना, तो वहाँ पे आपकी जो एक प्रोडक्ट है उसकी जो रिलायबिलिटी है, मतलब कितने समय तक वो चलेगा, वो आपका बढ़ जाता है। इसलिए जितने भी OEM होते हैं ना, इस जैसी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लेने के लिए काफ़ी मतलब इच्छुक रहते हैं बेसिकली। तो ये इनका कुछ टेक है जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं। अब हम लोग खास करके इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर जो है उसको डिटेल में समझते हैं, बिकॉज जो इनका प्रेजेंट ग्रोथ रेट चल रहा है वो पूरा इस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसको समझने से पहले थोड़ी सी फिजिक्स समझ जाननी पड़ेगी, काफ़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा।
तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले हॉल इफेक्ट क्या होता है। हॉल इफेक्ट क्या होते हैं? हॉल इफेक्ट मान लीजिए एक तरह से एक आपकी मशीन चलती है। एक सिंपल सी बात है, एक आपका एक मैग्नेट है। आपने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए होंगे। एक मैग्नेट के ऊपर अगर आप कोई बैटरी वगैरह ले आते हो तो किसी एक छोटी सी मान लीजिए लोहे की कोई मटेरियल है, तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बेसिकली उसको एडी करंट्स के वगैरह कहते हैं। तो क्या होते हैं हॉल इफेक्ट्स वगैरह? वही होता है, एक लॉ होता है, बेसिकली लॉरेंस लॉ होता है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर में इसको बेसिकली पढ़ा होगा। तो चलिए वहीं पे बाकी आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अल्टीमेटली एम क्या है हॉल इफेक्ट सेंसर्स का? ये आपकी मान लीजिए रोटर होता है। रोटर जो होती है मान लीजिए एक जो आपकी जहाँ पे घूमती है, कॉइल्स वगैरह लगे होते हैं। रोटर के अंदर हॉल इफेक्ट सेंसर्स लगे होते हैं। वो क्या करता है, जो आपकी एक कॉम्यूटेशन होती है, कॉम्यूटेशन कहने का मतलब क्या है, जो आपकी एसी से डीसी कन्वर्जन होता है उसको कॉम्यूटेशन कहते हैं। तो क्या वो क्या करता है, जो हॉल इफेक्ट सेंसर्स है, वो एक एक जो अलग अलग कॉइल है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है, उसे इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकालना है, उस चीज़ों को बेसिकली उस इन्फॉर्मेशन को हमारे सेंसर्स तक, मतलब जो बाकी हमारे डिवाइसेस है वहां तक पहुंचाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मशीन को पूरा मालूम चलता है कि जो आपकी रोटर है वो कितनी तेजी से घूम रही है, आपकी जो गाड़ी है कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, वो सारी चीज़ आपको बताता है। अब ये जो हॉल इफेक्ट सेंसर्स थे ना, ये अल्टीमेटली क्या आपके रोटर के अंदर लगे होते हैं। तो रोटर के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो आपका मान लीजिए बहुत ही मतलब टफ इन्वायरमेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे आपकी डस्ट है क्योंकि रोड पे गाड़ी चल रही है, तो डस्ट वगैरह लगे हैं। फिर आपकी मान लीजिए आपकी वेयर एंड टीयर होता है, हीट होता है। तो सेडमैक मेकाट्रॉनिक्स ने क्या किया, ये जो हॉल इफेक्ट सेंसर्स है ना, इसको पूरा एक तरह से एलिमिनेट कर दिया है। तो अल्टीमेटली क्या है, एक सबसे बड़ा मोड इनका यही आता है, जो इनके लोग ये लोग बेसिकली सेंसरलेस इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर कहते हैं ना। तो ये लोग वही बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है, सेंसरलेस कॉम्यूटेशन। कहने का मतलब क्या है, इनको हॉल इफेक्ट सेंसर लगाने नहीं पड़ते हैं। तो पहला चीज वो हो गया, कॉम्पिटिशन करना करना ही पड़ेगा। कॉम्पिटिशन करना पड़ता है आपको, बहुत आपकी आईसी इंजन में भी करना पड़ता है, और आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है वहाँ पे भी करना पड़ता है। तो दोनों जगहों से बेसिकली इन्होंने उस जो कॉम्पिटिशन टेक्निक है वहाँ से इन्होंने हॉल इफेक्ट सेंसर्स को बेसिकली हटा दिया है। तो ये इनका सबसे बड़ा फायदा है इनकी पूरे बिजनेस के अंदर। तो एक तरह से आप मान लीजिए दिस इज जो सेडबैक मेकाट्रॉनिक्स है, एक तरह से मान लीजिए वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, और इस तरह से ये लोग आगे बढ़े हैं। तो ये चीज़ होगी। कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊँ आपको मैं। तो अभी जो इनकी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखाया है, ये मान लीजिए दो बेसिकली मैग्नेट्स हैं, उसके बीच में एक कॉइल है जो कि आपकी रोटर के अंदर कॉइल लगी होगी। और जो ऊपर आप ये देख रहे हो ना, मतलब उसको ब्रशेस वगैरह कहते हैं। और उसके अगल बगल दो डिवाइसेस लगे हैं, उसके वाया एक बाहर में एक डिवाइस लगी है, उसको बेसिकली बैटरी है। मतलब एक तरह से मान लीजिए वहाँ पे बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसको ईएमएफ कहते हैं, मतलब एक टेक्निकल टर्म्स में। तो अल्टीमेटली आप बेसिकली कहना मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से पहले काम हुआ करता था। और जो राइट हैंड साइड में इन्होंने आपने इमेज देख रहे हो, तो यहाँ पे आप इमेज को देखोगे, ये मैंने इनके प्रोस्पेक्टस से लिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो यहाँ पे बेसिकली क्या दिखाया गया है। अब इन्होंने मेथड क्या किया है, इन्होंने आईएसजी ईसीयू है बेसिकली। कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट से। कहने का मतलब क्या है, अभी जो क्रैंकिंग कहने का मतलब क्या होता है, आपकी मशीन को स्टार्ट करना है। जब आप एक स्टार्ट करते हो ना, पहले आपको स्टार्टर मोटर की जरूरत पड़ती थी। अब क्या चीज़ है, अब जो बैटरी है, एक आपका जो आईएसजी ईसीयू है, ये दोनों काम करेगा। आपका मान लीजिए बैटरी को चार्ज भी करता है, और दूसरा आपका जो पूरी आपकी मशीन है, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर जो आपकी आईसी इंजन है, उसको बेसिकली स्टार्ट भी करेगा। और वहां से जो बेसिकली बैटरी को चार्जिंग भी करनी होती है उसको भी चार्ज करता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों काम करते हैं। तो ये इनका बेसिकली आईसीजी ईसीयू वाला यूनिट है जो कि बेसिकली इनका सबसे बड़ा अभी ग्रोथ ड्राइवर है एक तरह से। और बाकी लोग धीरे धीरे अभी मैग्नेटो बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैग्नेटो क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए एक छोटा जनरेटर के रूप में काम करता है, जो कि आपका घूम घूम के आपके यहाँ बेसिकली मान लीजिए जो आपकी मैग्नेट है ना, उसके पास ही अटैच होगा। इसको मैं अभी आपको और दिखाता हूँ। तो वही है, बाकी आप यहाँ पे मैंने कुछ हॉल इफेक्ट्स वगैरह के बारे में लिखा है, जिसके कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। तो उन्होंने इस चीज़ को पूरा रिप्लेस कर दिया है। तो ये पूरा चीज़ है, और ये मैंने एक छोटी सी वीडियो तो थोड़ी एआई की यूज़ करके बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पुराने ज़माने का आपका बेसिकली आईसी इंजन है उसको दिखा रहे हैं। और राइट हैंड साइड में कैसे वो चेंज होके आपका जो पूरा मान लीजिए सॉफ्टवेयर के रूप में जो इनका इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर है उसको लेके बनाया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। सो लेट मी जस्ट प्ले। तो आप देख सकते हो पहले क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, और बेसिकली यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इनका जो आपका बेसिकली यहाँ पे बेसिकली चिप दिखा रहे हैं, बेसिकली जैसे ये लोग इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट करते हैं। तो कुछ इस तरह से काम करता है, और ये पूरा एक इंटीग्रेटेड रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये पूरा इनका बिजनेस कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है। तो अभी तक हमने ऑलरेडी इनके क्या क्या फिजिक्स वाली पार्ट है, क्या क्या टेक्नोलॉजी वाली पार्ट है, उन चीज़ों को समझ लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो अब इनका जो बिजनेस मॉडल है, यहाँ से आपको जितना भी बिजनेस है उसको समझने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे इनके पूरे बिजनेस के डिटेल्स में समझ चलते हैं। तो चलिए बात करता हूँ। अब देखिए, इतना तो हमने समझ लिया है कि ये जो कंपनी है आपकी एक तरह से पूरी मान लीजिए R&D फोकस कंपनी है। तो यहाँ पे जब एक कंपनी है ना पूरा इंक्यूबेट करता है, तो वहाँ पे आपको कई बार एंकर कस्टमर की जरूरत पड़ती है। तो वहीं पे अगर आप देखेंगे इनका जो लगभग 80-90% जो रेवेन्यू है ना, वो आपका टीवीएस से आता है। टीवीएस क्या है, इनके जो पूरा आपका मान लीजिए इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर हो गया, या फिर जो इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्शन वाली जो यूनिट है उसको लेता है अपने व्हीकल्स वगैरह में। जैसे आपकी जो वो पल्सर वगैरह होगी, जो गाड़ी होंडा वगैरह की गाड़ियाँ होती है, जो भी गाड़ियाँ हैं जुपिटर वगैरह हो गया, उन सभी गाड़ियों में लगाता है। और इस तरह से जितनी भी आपकी व्हीकल चला रहे हो आप लोग रोडों पे, तो उन सभी के अंदर
बेसिकली सेटबैक मेकाट्रॉनिक्स के जो सेंसर्स हैं वो आपके लगे हुए हैं। तो वहीं यहाँ पे बता रहा है कि जो 80% जो वॉल्यूम ग्रोथ है पूरा इनका सेटबैक के टेक्नोलॉजी से आया है। और यहाँ पे पिछले कुछ समय में इन्होंने कितनी पूरी जो इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर्स वगैरह हैं, पूरी जो ईसीयूज है, इन्होंने कितनी सेल की है यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि पूरा इनका जो टेक है ना बेसिकली। और जो मैं आपसे पहले स्टार्ट इग्निशन टेक्नोलॉजी के वगैरह में बात कर रहा था, तो उस पर इनको ऑलरेडी पेटेंट वगैरह मिल चुके हैं। और इन्होंने ऑलरेडी उस प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। तो क्या कहने का मतलब क्या है, इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो ऑलरेडी मार्केट में प्रोवन है। और अभी जो बेसिकली मार्केट है वो आपका मान लीजिए ईसीयूज की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि काफ़ी जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं कितनी वो हर ईयर ऑन ईयर पूरे मार्केट में कितना एडॉप्शन है। और बाकी जो ये लोग सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है ना सिर्फ इंडिया की तरफ रखना नहीं चाहते हैं। यहाँ से ये लोग इस चीज़ को पूरा बढ़ा के आपकी जो यूएस मार्केट हो गई और जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पे भी आगे बढ़ने की बात करते हैं। इन चीज़ों पे मैं आपको और आता हूँ, इन चीज़ों के बारे में हम लोग अभी और भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप इनके कुछ प्रोडक्ट्स देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको काफी डिटेल में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया है। तो चलिए एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो पहला प्रोडक्ट है इनको मैं समझा देता हूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ों को समझने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे पहला प्रोडक्ट देखोगे आप, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। ये क्या है बेसिकली, अगर अगेन आपका जो सेंसरलेस कम्यूटेशन होती है वो वाली प्रोडक्ट है। EFI ECU क्या है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। कहने का मतलब क्या है, कितना फ्यूल आपको देना है इंजन को उसको बताएगा। अब इन दोनों प्रोडक्ट को जब आप जोड़ देते हो तो ये थर्ड थर्ड प्रोडक्ट बनता है। बेसिकली क्या है, ISG EFI ECU इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट होती है। अब ये MCU क्या है, MCU आप मान लीजिए मोटर कंट्रोल यूनिट है। ये कहाँ पे यूज होता है, ये आपका जनरली आप मानेंगे जनरेटर सेट्स के अंदर यूज होता है। नहीं सॉरी, ये आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अंदर यूज होता है। तो नहीं, ये आई थिंक जनरेटर के अंदर यूज होता है, आप इसको कंफर्म कर सकते हो। और जो ये मैग्नेटो मोटर है वो आपका मान लीजिए ये अभी एक तरह से टेक अडॉप्शन की तरफ चल रहा है। मैं MCU के बारे में कमेंट्स में लिख दूंगा क्या है इसका एग्जैक्ट पर्पस। और इसलिए जेनसेट कंट्रोलर जो है वो आपका मान लीजिए जनरेटर के अंदर यूज होता है। MCU आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूज होती है। और जो आपकी EFI ECU है, कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, वो अभी आपका इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर यूज होता है। बट लेकिन अगर आप देखोगे ना इनकी जो मेजर रेवेन्यू जो है वो आपका मान लीजिए पूरा ब्रॉडर मार्केट जो है ICG ECU के अंदर से आता है। बाकी जो आपका EFI ECU है ये सभी आप एक तरह से मान लीजिए मार्केट में अडॉप्ट हो रहा है। और जो इनका ग्रोथ फेज है, नया जो ग्रोथ फेज आने वाला है वो आपका अर्ली जो आपका ISG EFI ECU है यहाँ से बेसिकली आने वाला है। तो बाकी ये लोग वही नीचे में बताए हैं, ये लोग कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं उसको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये लोग इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के अंदर भी जो है इनका स्टार्टअप प्रोडक्शन होने वाला है। जो मोटर कंट्रोल यूनिट है उसकी स्टार्टअप प्रोडक्शन होने वाली है। इनका जो एक नया फैक्ट्री लग रहा है वो हम केपेक्स में डिस्कस करते हैं आपसे। तो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पॉज करके ऑडिट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं पे हम लोगों को कुछ बात करनी पड़ेगी EV ट्रांजिशन के बारे में, और वो इस कंपनी के लिए रेलेवेंट क्यों है। तो देखिए अभी तक जो हमने बात किया आपसे, एक चीज़ आप समझ गए होगे कि इनका जो एक मेजर चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो आपका पूरा का पूरा मान लीजिए जो आपका ICE इंजन, मतलब कि ICE जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो पुरानी आपकी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती है उनसे आता है। तो कंपनी ने वही देखा कि इनकी जो इलेक्ट्रिक वाला जो पूरा थीम है उसके कारण क्या इनके बिजनेस में थ्रेट थ्रेट तो नहीं आ रहेगा। तो वहीं पे कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने जो इनका टेक्नोलॉजी है वो मानिए आपने एक सेंसर बना दिया। तो आपका काम ये होता है, एक बार आपने प्रोडक्ट बना दिया तो आप उसको एज पर द नीड अपने नए प्रोडक्ट है उसके तरफ आप उसको चेंज कर सकते हो। तो भाई इन्होंने क्या किया, जो आपकी पूरी जो पुरानी प्रोडक्ट थी उसकी सिनर्जी जो है सिमिलर आर्किटेक्चर पे उस प्रोडक्ट को लेके आए और जो उसको EV में बेसिकली अडॉप्ट किया, जो कि आपकी मोटर कंट्रोल यूनिट हो गई, उन सभी चीज़ों को बनाया। तो वही आप देख सकते हो यहाँ पे उन चीज़ों को बनाया। अब देखिए कैसे हमें मालूम चलता है कि इनका जो बेसिकली EV वाला प्रोडक्ट है वो मार्केट में एक्सेप्टेंस है, बिकॉज एक तरह से इनका नया प्रोडक्ट हो गया ना। तो अगर आपने मेरी एथर की वीडियो को फॉलो किया या फिर जितने भी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आपने वहाँ पे देखा है तो मैंने डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन देखोगे ना तो पिछले कुछ सालों में लगभग 5% था, वो बढ़ के आई थिंक जो FY 26 एंड हुआ है वहाँ पे 7 या 8% पे हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है, ये लोग ये कहना चाहते हैं कि इनका जो बेसिकली EV की पेनिट्रेशन है, जनरली इनका जो डेटा है वो आपका 7% पेनिट्रेशन पे है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पेनिट्रेशन है दैट इज हायर देन द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। कहने का मतलब क्या है, इनकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड काफी ज्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के अंदर में भी। द पॉइंट विच दे आर ट्राइंग टू से कि वहां पे भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेसिकली एक तरह से सक्सेस के रूप में पूरा फुलफिल किया है। अब देखिए जो पूरा इंडिया में सेक्टर है या फिर वर्ल्ड का सेक्टर है वो आप देख रहे हो कि पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रांजिशन हो रहा है। ऑल दो, और हम ये भी जानते हैं कि जो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है वो भी ऑलमोस्ट आपका 30-40% पे ग्रो कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेक्टर है ना ये एक तरह से मान लीजिए इस पूरे कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रनवे दिखाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये लोग ICE इंजन की तरफ ऑलरेडी एक सक्सेस के रूप में काम कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें भी एक सक्सेस के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब यहीं पे मैं अगर आपको बताऊं तो इनका जो कुछ प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा था, ये जो मैग्नेटो मोटर है, जो आपका मान लीजिए वो आपके जो भी आपकी रोटर वगैरह है वो उससे लगा होगा। और जो आपकी जो मैग्नेटो है
वो आपके कनेक्टेड हो गया जो आपकी ISG इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन यूनिट है, उससे कंबाइन होकर ये लोग एक प्रोडक्ट के रूप में सेल करेंगे। तो उससे भी आपको ये दिखता है कि वहां से भी फर्दर इनका, जब इस तरह के प्रोडक्ट्स ये लोग बनाएंगे तो वहां से भी आपको दिखता है कि मार्जिन के एक्सपांड होने के वहां से भी स्कोप दिखते हैं। अब यहीं पे जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमें जो आपकी पूरी रेयर अर्थ वाली जो मेटल्स है उसको डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगेन यहाँ के पॉइंट्स आपको, अगर आपने सोना कॉमस्टार को फॉलो किया है, या फिर अगर आपने मान लीजिए एथर एनर्जी को फॉलो किया है, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक को देखते हो, तो आप समझ पाओगे कि जो पूरा खास करके रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह हो गए, जिसमें आपकी नियोडायनेमियम हो गया, डिस्पोर्सियम हो गया, समेडियम हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ऑल्दो रेयर अर्थ जो मेटल्स होते हैं ना, वो आपके रेयर होते नहीं है, हम बट उसकी जो सप्लाई चेन होती है वो आपकी चाइना में कंट्रोल्ड है। इसी कारण जो होती है ना, उसके इसके कारण क्या है, जो पूरा वर्ल्ड है वहाँ पे आपकी रेयर अर्थ मिनरल्स की दिक्कत होती है। अब देखिए, क्वेश्चन पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो आपके मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ही क्यों यूज होते हैं। आपके जो IC इंजन, मतलब जो हमारी पुरानी गाड़ियां होती थी, मतलब आज से मान लीजिए 5 साल पहले, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उतनी डिमांड नहीं थी इंडिया के अंदर, तो आप देखते हो ना कि वहां पे तो कभी ये दिक्कत नहीं है, ये रेयर अर्थ मेटल वाली ना, जैसे होंडा हो गया या फिर जो मान लीजिए आपकी TVS होगी, इतने समय से काम कर रहा है। तो वहां पे आपकी, जैसे ये कंपनियां हैं, अभी इनको दिक्कत क्यों आ रही है, तो दिक्कत क्या है ना, चीज क्या है ना, जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हो तो वहां पे आपको जो टॉर्क है, मतलब जो पावर समझ लीजिए, माइलेज समझ लीजिए, जो वो चीज़ है बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो वहां पे जो आपकी जो नॉन फेरस मटेरियल होती है वो आपका उतना टॉर्क टॉर्क मतलब पावर दे नहीं पाता है। वहीं पे आपकी जो रेयर अर्थ अर्थ मेटल्स होते हैं वो आपके उसको कॉम्पैक्ट, मतलब हल्का बना के, साइज में कम करके उतनी ही पावर दे पाते हैं। तो वहां से पूरा फायदा मिलता है। तो यही कारण था रेयर अर्थ मेटल्स को वहां पे यूज करने का। अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसमें क्या हो रहा है धीरे धीरे, और चाइना ने दिक्कतें पूरी कर रखी है, तो उसी कारण क्या है, पूरा सेक्टर, पूरी जो जितनी भी कंपनियां हैं, सभी लोग बात करते हैं कि नॉन फेराइट्स, मतलब जो आपकी रेयर अर्थ मेटल है उससे हट के जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो इनका जो ये मैग्नेटो वगैरह है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स आएंगे, ये आपके एक तरह से मान लीजिए नॉन फेरस वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो अगेन वो भी एक मान लीजिए एक पूरा नया इनोवेशन होगा। लेट्स होप कि उस चीज़ में ये लोग सक्सेस होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ना, अगर आप एथर को देखते हो, और जितनी भी ये टू व्हीलर की कंपनियां हैं, ये सभी काफ़ी बात करते हैं कि हम लोग पूरा रेयर अर्थ फ्री मोटर्स बनाने की बात करते हैं। जैसे सोना कॉमशाट हो गया, वो भी बात करता है कि हम लोग रेयर अर्थ फ्री जाने की बात करते हैं, बट अगेन सभी की R&D स्टेज में है। वहीं अगर ये सेडमैक मेगाट्रॉनिक्स कर पाया तो अगेन वो भी एक बहुत अच्छा ड्राइवर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दिख गया है कि ईवर ट्रांजेक्शन के बारे में क्या चीज़ें हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं ये लोग और कौन कौन से सेक्टर में काम करने की बात करते हैं। तो देखिए, अभी ये कंपनी जो है ना, ये आपका मान लीजिए कमर्शियल व्हीकल है उसकी तरफ जाने की बात करता है। अब कमर्शियल व्हीकल में ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे ये लोग काम करेंगे बेसिकली, जो आपकी जो हेवी ड्यूटी व्हीकल्स वगैरह होते हैं ना उसमें काम करने की बात करते हैं। वहाँ पे ये लोग क्या बना रहे हैं, अगेन आपका जो इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेटेड कम्यूटेशन जो आपकी पूरी सेगमेंट है, उसमें ये लोग आके आफ्टर ट्रीटमेंट कंट्रोल यूनिट यूनिट बनाएंगे। ये क्या होता है, ये मान लीजिए जितनी भी आपकी जो बड़ी बड़ी ये गाड़ियाँ वगैरह होती है ना, हाईवे वाली गाड़ियाँ, उनमें सबको BS6 के नॉर्म्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे आपकी जो आपकी मतलब एग्जॉस्ट निकलती है, वो उसमें आपकी जो हार्मफुल गैसेस गैसेस वगैरह हैं वो आपकी नहीं होनी चाहिए। अब उसमें क्या होता है, उसमें उसी किस तरह से काम होना है, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है बेसिकली, मान लीजिए एड ब्लू होता है, जो कि एक मान लीजिए आपकी हाई प्योरिटी, मान लीजिए यूरिया और डीआयोनाइज वाटर का बना होता है। वो क्या करते हैं, वो आपका मान लीजिए एग्जॉस्ट सिस्टम जो होता है उसके अंदर आप डाल देते हो। उससे क्या होता है, और आपकी जो कैटलिस्ट वगैरह जो, जिससे बेसिकली मान लीजिए आपकी जो हार्मफुल गैसेस वगैरह होते हैं उसको वहीं पर रोक देता है, और उससे जो नाइट्रोजन वगैरह होते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में निकलता नहीं है। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली आपको मान लीजिए जो आपका आफ्टर ट्रीटमेंट कंट्रोल यूनिट है ना, वो इन्होंने बनाया है। अब ये धीरे धीरे ये लोग बनाएंगे। अब इसका जो धीरे धीरे मान लीजिए रैंप अप होगा, इनकी जो नई फैक्ट्रियाँ वगैरह, आई थिंक जो फैक्ट्री 4 है इनकी, वहाँ से इसका रैंप अप होने वाला है। कहने का मतलब क्या है, ये पूरा अभी स्टार्ट हुआ है, ये सब इनके नए ग्रोथ वेंचर्स हैं। यहीं पे चलिए बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पे लोग क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे भी जो आपका मान लीजिए जो मोटर कंट्रोल, मतलब मोटर कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि मान लीजिए आपकी इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर जैसा ही हुआ, तो वो आपकी लाइट कमर्शियल व्हीकल जो है आपकी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में वहाँ पे जाने की बात करते हैं। तो ये सब सेगमेंट जो है ये भी इनका एक तरह से मान लीजिए नया ग्रोथ एवेन्यूज है, अभी इतना हुआ नहीं है, मतलब रेवेन्यू में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है, बट आने वाले कुछ 3 या 4 क्वार्टर में ये लोग आने की बात करते हैं। तो ये पूरा इनका पूरा कमर्शियल व्हीकल का वेंचर है और लाइट कमर्शियल व्हीकल का वेंचर है। और इसके साथ साथ ये लोग जो आपके पावर टूल्स वाले सेगमेंट है उसमें जाने की बात करते हैं। अब पावर टूल जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये क्या है, अगेन आप देखोगे ना, जो पावर टूल की मार्केट है वहाँ पे अगर आप सेक्टर की ग्रोथ रेट देखोगे तो सिंगल डिजिट में ही है, बट अगेन वहाँ पे भी जो आपकी रिप्लेसमेंट डिमांड है। कहने का मतलब क्या है, जो पुरानी टेक लगी है, पुराना जो मैकेनिकल कम्यूटेटर्स वगैरह लगे हैं, उन चीज़ों को रिप्लेस करके ये लोग मान लीजिए जो भी आपकी इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर है, कहने का मतलब क्या है, जो कॉम्बिनेशन होना है, मतलब मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए चलिए आपका एक स्क्रू ड्राइवर है, या फिर आपकी ड्रिल ड्रिल मशीन है, या फिर जो आपकी वो जो चेन सॉ होती है जैसे वो पेड़ वगैरह काटते हैं कनाडा वगैरह में, जो बड़े बड़े पेड़ों को काटते हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर अल्टीमेटली क्या है, सभी चीज़ देखोगे ना कुछ घूम रहा है। तो उसके अंदर मोटर लगा है। अब जितने भी जहाँ 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 मोटर लगा है वहाँ पे कॉम्यूटेशन होना है। कॉम्यूटेशन होना है तो वहाँ वहाँ पे आपके मान लीजिए हॉल इफेक्ट सेंसर्स लगे हैं।
हैं जो हमने डिस्कस किया है, तो उन सभी चीज़ों को देखते हो ना, सेम एक मान लीजिए एक बार आपने मोटर बना दी, तो उस टेक्नोलॉजी को आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपने नए नए सेक्टर के अंदर घुस सकते हो। तो कंपनी का वही है, मैं इसी नज़रिए से ये कंपनी जो है पूरा पावर टूल के अंदर काम करने की बात करता है। और यहाँ पे इन्होंने एक नया ऑर्डर भी विन किया है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ आपसे। तो ये पूरा इनका जो नया नया वेंचर है, जो इनका मान लीजिए अपकमिंग पूरा टेलीविजन दिखने वाला है, उन जगहों में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने अभी देखा कि ये लोग मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रहे हैं, आपकी जो आईसी इंजन है वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने ये देखा कमर्शियल व्हीकल में काम कर रहे हैं, लाइट कमर्शियल जो व्हीकल्स होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। इवन इवन जो आपकी थ्री व्हीलर स्कूटरी, जो थ्री व्हीलर्स होते हैं उसमें भी काम कर रहे हैं। बट ये लोग आपके फोर व्हीलर में काम नहीं कर रहे हैं। तो इनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे भी आपकी थोड़ी सी फिजिक्स यूज़ होगी। तो आपको समझना है कि देखिए, जो भी आपकी जो मोटर बेसिकली मान लीजिए कि आपका इंजन इंजन बना, तो इंजन से जो पावर आपको चक्कों तक मतलब व्हील्स तक लेके जाना है, उसके अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो एक होता है मेथड आपका क्रैंक शाफ्ट मेथड होता है, एक आपका बेल्ट स्टार्टर मेथड होता है। अब जो क्रैंक इनका जो पूरा टेक्नोलॉजी है ना, वो आपका मान लीजिए क्रैंक शाफ्ट के रूप में है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, जो इंजन है, इंजन से मान लीजिए आपका पूरा मोटर कनेक्टेड है। अब इसी मोटर से मान लीजिए जो इनका पूरा आईएसजी वाला टेक्नोलॉजी है, एक तरह से वो आपको मान लीजिए जो बैटरी से एनर्जी लेके वो आपके इंजन को स्टार्ट करेगा, जो कि स्टार्टर मोटर के रूप में काम करेगा। और इंजन से एनर्जी लेके वो आपकी मान लीजिए बैटरी को चार्ज करेगा जब आपकी व्हीकल चल रही होगी। तो ये पूरा आपका क्रैंकशाफ्ट मेथड की तरह काम करता है। वहीं जो आपकी फोर व्हीलर होती है, वो आपकी बेल्ट स्टार्टर जनरेटर के रूप में काम करती है। कहने का मतलब क्या, आपके इंजन से एक बेल्ट लगा है, उसके वाया बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जो इनकी टेक्नोलॉजी है ना, वो आपकी क्रैंकशाफ्ट मेथड पे काम करती है, बेल्ट स्टार्टर पे काम नहीं करती है। और कंपनी ने ये देखा, इस वेंचर में बेसिकली ये लोग 2016-17 में जा चुके थे, बट उन्होंने वो देखा कि उतना वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट मिल नहीं रहा है। और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी पूरी मान लीजिए जो टू व्हीलर सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छी है। तो इन लोगों ने उसको उसके तरफ आगे बढ़े, और इनकी जो कंपनी है उसी तरह से पूरी इवॉल्व हुई है। तो इनका फ्यूचर में भी कोई प्लान नहीं है फोर व्हीलर में जाने का। अब क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि ये लोग फिर हैवी ड्यूटी व्हीकल जो हो गया, या फिर जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है, यहाँ पे क्यों जा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है ना, पहली बात तो आप ये देखिए, जो आपका कमर्शियल व्हीकल है, यहाँ पे लोग इंटीग्रेटेड स्टार्टर्स वगैरह नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे लोग मान लीजिए फ्यूल की जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो पहला चीज़ तो वो हो गया। और जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है, यहाँ पे क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे जो मान लीजिए जो पावर रेटिंग है वो आपकी सिमिलर है जो आपकी टू व्हीलर्स होती है। तो आपको कुछ इस तरह से समझना है। तो ये पूरा आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये लोग क्या क्या चीज़ें करनी चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ मैंने आपको पिछले 2 या 3 स्लाइड में समझाई है, यहाँ पे एक तरह से उसकी पूरी समरी दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका एसीयू है, जो आपका अगेन वही जो हमने बात किया अभी, वो पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए। ईएफआई ईसीयू क्या है? वो अगेन सेम चीज़ है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट हो गया, तो वो भी है। अब देख रहे हो ना, ये जो एसीयू है, ये अभी मान लीजिए पूरा इनिशियल प्रोडक्शन ही है। ये आपका H2 ऑफ FY 27 के अंदर बाकी इसका रैंप अप होने वाला है। इनकी एक केपक्स आ रही है, उससे ये सारी चीज़ें बनेंगी। और सिमिलरली जो आपका EFI इश्यू है, ये भी अभी बिजनेस विंस के रूप में चल रहा है, उतना यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ नहीं है। धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ेंगी। और जो मैं आपको इससे पूरी पावर टूल्स वगैरह के बारे में बात कर रहा था, तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, कि जो मैंने बोला था ना कि ये लोग पूरा एक बिजनेस इन्होंने विन किया है। तो बेसिकली क्या है, अभी जो SLC टेक्नोलॉजी है, अगेन भाई आपका सेंसरलेस कॉम्बिनेशन वगैरह जो होते हैं, वो इन्होंने बेसिकली आपकी जो ड्रिल मशीन हो गई, उस तरह की चीज़ों में इन्होंने विन किया है। बट अगेन अभी वो बहुत छोटा साइज़ है। अब उसका मान लीजिए धीरे धीरे अभी इन चीज़ों को बढ़ने में, मान लीजिए एक सिंस पूरी R&D फोकस्ड कंपनी है ना, तो ये ऐसी नहीं है कि ये चीज़ जो है आपको एक क्वार्टर बाद रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। ये आपको मान लीजिए 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर उस तरह से लगेगा। तो इसलिए ये जो कंपनी है आपकी, जो बाकी कंपनियाँ हैं उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आप बाकी चीज़ों को यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हो, बाकी आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल ऑल्सो ट्राई टू आंसर। तो चलिए, इस स्लाइड में बेसिकली मैंने क्या किया, जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैंने समराइज़ कर दिया। ये दोनों इमेज मैंने इनके DRHP से लिया है। आप इनको पॉज कीजिए, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, आई होप आपको अब ये सारी चीज़ों को समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इनकी बाकी आप ये जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देख सकते हो, इनकी जो क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह के व्हीकल्स वगैरह में यूज होते हैं। और जो आपने राइट हैंड साइड में दिखा है, यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स का एक तरह से इमेज दिया है। आप इनको पॉज कीजिए और इसके आप PPT वगैरह में देखिए और आपको समझिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं इनका जो केपक्स प्लान्स है। तो देखिए, इनकी जो केपक्स की स्ट्रैटेजी है ना, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जितनी भी हम बहुत सारी कंपनियां डिस्कस करते हैं, तो हम बातें करते हैं ऑर्डर बुक वगैरह की। तो जब आप इस तरह की कंपनी को देखो ना, यहाँ पे आपका ऑर्डर बुक उतना रेलेवेंट होता नहीं है। बिकॉज एक तो देखिए, इनका जो रेवेन्यू है वो आपका बहुत एक लार्ज चंक पूरा आपका मान लीजिए आपके एंकर से आता है। दूसरा चीज़ क्या है, इनका जो केपेक्स वगैरह ये लोग करते हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन द डिमांड फॉरकास्ट फ्रॉम देयर OEMs। तो उसी बेस पे ये लोग जो कंपनी है अपना केपेक्स वगैरह करता है। और कंसिस्टेंटली आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इन्होंने बहुत समय से बहुत ही केपेक्स किया, मतलब लगातार ये लोग केपेक्स करते रहते हैं, केपेक्स करते हैं, उसकी स्वेटिंग करते हैं, उससे रेवेन्यू अर्न करते हैं और नया केपेक्स करते हैं। ये पूरा इनकी स्ट्रैटेजी चलते रही है। तो देखेंगे
इन्होंने वही अभी आईपीओ लेके आया है, तो इन्होंने केपेक्स किया है। अगर आप देखोगे इनका जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो आपका MF1, मतलब बेसिकली मदर फैक्ट्री कहते हैं ये लोग। तो MF1 है और MF2 है, ये दोनों छोटे प्लांट है। एक आपका 12,000 का है पूरा, और एक आपका 8,000 का है। ये कहाँ पे है? जितने भी इनके प्लांट्स लगे हैं वो सारे आपके मान लीजिए पुणे हो गया, वडगांव हो गया, चकन, आई थिंक चकन में भी है। तो ये सारी जगह में इनका प्लांट लगा हुआ है। और MF3 जो है ये इनका नया प्लांट आ रहा है। अब ये जो प्लांट है ये इनका चकन में प्लांट है। यहाँ से ये लोग क्या बनाएंगे? आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट्स बनाएंगे। उससे क्या होगा? इनको जो फर्स्ट कैपेसिटी है मतलब MF1 जो है उसकी जो आप डी बॉटलनेकिंग हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? वहाँ से कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपके शिफ्ट होकर MF3 पे चली जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है। बाकी इनका MF4 का प्लांट आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया ना, जो मैग्नेटोस बना रहे हैं ये लोग। तो वहाँ से ये लोग आपकी मैग्नेटोस बनाएंगे, वो भी आपका क्वार्टर 3 में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो आप ये देख रहे हो कि इनका जो पुरानी कैपेसिटी है, कहने का मतलब क्या है, जो MF1 और MF2 है ना, ये आपका मान लीजिए ऑलमोस्ट 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो आपको मान लीजिए क्वार्टर 2 में जो नई फैक्ट्री आएगी वहीं पर इनका जो पूरा मतलब पूरा 3x का 3x मतलब 3x की एक्सपांसन हो रही है कैपेसिटी की। तो एक तो वहाँ से आपको पूरा ग्रोथ मोमेंटम दिखता है। उसके अलावा इनका जो इलेक्ट्रिक मोटर वाला प्लांट है वो भी आएगा। बाकी इन्होंने सिपकॉट में इनको पूरा होसुर में पूरा इन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट से एक नया पूरा 99 ईयर्स के लिए लीज लिया है एक फैक्ट्री का। अब वो क्या है? वो इनके भविष्य की फ्यूचर ग्रोथ के लिए है। तो ये पूरा इनका केपेक्स का प्लांट हो गया। एक और आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे ना, इनका जो केपेक्स है, जितने भी ये प्लांट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सभी के सभी आप मान लीजिए एसेट लाइन मॉडल पे है। कहने का मतलब क्या है? ये सारे लीज्ड एसेट है। कहने का मतलब ये है कि ये सारा इनका बैलेंस शीट पे ये लोग अपने करंट मतलब करंट एसेट्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे दिखाते नहीं है। एक्सेप्ट फॉर द आई थिंक जो MF2 प्लांट है वो इनका मान लीजिए प्रेजेंट कैपेसिटी है। बाकी सारे के सारे जो प्लांट है वो आपका मान लीजिए कुछ 3 साल के लिए है। कुछ वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं वो आपके 3-4 सालों के लिए होते हैं। आपकी जो ये बाकी MF3 प्लांट होगा या फिर जो MF1 प्लांट है ये आपका मान लीजिए 10 साल के लिए लीज होता है। तो कुछ उस तरह से ये लोग केपेक्स करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ और क्या है ना, इनका जो पूरा केपेक्स का फंडिंग होना है वो आपका डिपेंड करेगा कितना, मतलब इन पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से, इनका जो केपेक्स है वो सेल्फ फंडेड है। कहने का मतलब क्या है? ये आप देख सकते हो, हमने स्टार्टिंग में देखा था इनका जो एबिटा मार्जिन था वो आपका 20% के ऊपर है। तो कहने का मतलब क्या, जब आपका 20% आपका मार्जिन होता है तो आप लोग अपने बिजनेस में काफ़ी कैश जनरेट करते हो, है ना। और आपकी टॉप लाइन ग्रोथ तो आ ही रही है, उसके कारण आपके मार्जिन भी अच्छे हैं, तो आप काफ़ी कैश जनरेट कर लेते हो। तो उससे आपको जो लगभग एक कंपनी जो कहता है कि अगर हमको 30-40% पे ग्रो करना है तो उसके लिए जो केपेक्स लगनी है वो हम लोग अपने इंटरनल एक्रोल से ही कर सकते हैं। हालांकि अगर उससे तेजी से ग्रोथ करना पड़ गया, कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए इनका एक प्रोडक्ट है, आ, बहुत ईजी है, मतलब एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक होंडा, इन्होंने एक नया क्लाइंट विन कर लिया वो इंटरनेशनल मार्केट में। तो आप देखते हो ना, एक इन्होंने नया क्लाइंट जीता तो उससे आपकी जो ग्रोथ रेट है वो आपकी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो ये लोग वही कहते हैं, अगर मान लीजिए इनका जो ग्रोथ है वो आपका एक्सपोनेंशियल आता है, कहने का मतलब क्या है, 30-40% से बहुत तेजी से ग्रो करना है। अगर इनको वैसा कुछ दिखता है तो वहाँ पे इनका जो केपेक्स है वहाँ पे उसके लिए फिर ये लोग इक्विटी डायलूट करेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, जो इनका डेट बाई इक्विटी है वो भी आई थिंक 0.17 के आसपास है। तो वहाँ पे भी बहुत स्कोप है। तो इनके केपेक्स प्लान्स के बारे में हो गया। तो ये इनके मैंने इनके PPT से लिया है, आप इनको पॉज कीजिए, आप रीड कर सकते हो। इनका जो प्रेजेंट MF1 है वो 40,000 स्क्वायर फीट का है। MF2 जो है वो बहुत ही कम कैपेसिटी का 8,000 स्क्वायर फीट का है। मेनली इनका जो चक्कन में आ रहा है ये प्लांट वो आपका 3x है। 3x कहने का मतलब क्या है, 40,000 से मल्टीप्लाई कीजिए आप 3, तो आपको 3x मिलेगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, MF1 और MF2 को जोड़ दोगे, फिर आप निकालोगे तो आपको 2.5x दिखेगा। कहने का मतलब क्या है, ये लगभग 2.5x से लगभग 3x के बीच में इनका कैपेसिटी पूरा एक्सपांड हो रहा है। और बाकी इनका जो सूलागिरी वाला प्लांट है वो आपको भविष्य में आएगा, उस पर हम लोग आने वाले क्वार्टर में डिस्कस करते हैं उनको। अब ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बिजनेस का जो गाइडेंस है उसको आप निकाल सकते हो। इससे आप इनका जो कैसे ग्रोथ मोमेंटम उसको समझ सकते हो। आप इस स्लाइड को देखिए, आप इसमें ये समझिए। तो देखिए, समझाता हूँ आपको। हम लोग FY26 का एग्जांपल लेते हैं, तो आप ये देख सकते हो लगभग 256 क्या है। 256 है बेसिकली इनका मान लीजिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इनका जो केपेक्स वगैरह लगा है उसको कहते हैं। कहने का मतलब क्या, जो भी आपकी R&D वगैरह हो गया, मतलब जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कॉस्ट लगा है उसकी बात करते हैं। 333 क्या है? 333 मान लीजिए आपका टेंजिबल एसेट्स वगैरह हो गया। टेंजिबल एसेट कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अभी लोग मान लीजिए पुणे में प्लांट लगा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये चकन में प्लांट लगा रहे हैं ना, इस प्लांट के लिए कुछ पैसा लगा होगा। वो प्लांट का पैसा जो है वो आपके 333 करोड़ के अंदर आता है। और 135 जो है, 135 आपका दिखा रहा है जो भी आपका मान लीजिए ये वर्किंग कैपिटल वगैरह जो होते हैं उसके बारे में है। तो कहने का मतलब क्या है, जो वर्टिकल बार है ये आपको दिखा रहा है कौन कौन सी केपेक्स में पैसा खर्च हुआ है। अब वो पैसा आया कहाँ से है? तो आप एक चीज़ देख सकते हो, जो ग्रीन ग्रीन वाली लाइन है, एक जो ह्यूज चंक ऑफ जो पैसा है वो आपके इंटरनल एक्रोल से आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो अगेन आपका जो मैंने बताया आपको, जो EBITDA मार्जिन जो है वो आपके हाई है, उससे आपको दिखता है। और आप यहाँ पे जो ऑरेंज वाली या जो पिंक वाली जो चीज़ है वो आप देख सकते हो कि इनका जो इक्विटी कैपिटल है जो इन्होंने पास्ट में रेज किया है उस पैसे से आ रहा है। और बाकी जो इनका ये जो ग्रीनिश आपको ऊपर दिख रहा है ये आपका मान लीजिए डेप्ट है, मतलब जो लॉन्ग टर्म डेप्ट होंगे, शॉर्ट टर्म डेप्ट होंगे, उन चीज़ों की बात करते हैं। अब यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ इनका एसेट टर्नओवर क्या है। तो देखिए, अगर आप इनका FY25 देखोगे तो आप पास देख सकते हो कि लगभग जो इनका टेंजेबल एसेट है, कहने का मतलब क्या है, जो इनका मान लीजिए 227 करोड़ का टेंजेबल एसेट है। तो
जो इनका एसेट लगा, कहने का मतलब क्या है, 2025 के अंदर इन्होंने 227 करोड़ का केपेक्स में पैसा खर्च किया। उसके ऊपर आप देखते हो कि FY26 में लगभग इन्होंने 1,000 से करोड़ से ऊपर इन्होंने अर्न किया। कहने का मतलब क्या, अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे लगभग 4.5 के आसपास आएगा। तो नेट अगर आप देखोगे ना, ये लोग जो कंपनी कहता है कि हमारा जो एसेट टर्न है वो आपका 4x से 5x है। तो यहीं पे आपको देखिए मैं कैसे गाइडेंस से कनेक्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि FY26 के अंदर इन्होंने लगभग 333 करोड़ का पूरा केपेक्स किया है। अगर मैं मानता हूँ इनका एसेट टर्न अगेन 4 या 5x होता है, तो मान लीजिए वहीं से आप निकालोगे लगभग 1500 करोड़ रेवेन्यू करने के लिए इनके पास प्रेजेंटली कैपेसिटी है। अब ये कैपेसिटी का जो स्वेटिंग है वो कितने समय में होगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत सारी जो कैपेसिटी है वो आपकी H2 के अंदर आ रही है, तो पूरा तो आप इस साल में रैंप अप कर नहीं पाओगे। तो कुछ इनका कैपेसिटी का रैंप अप जो इस साल होगा, बाकी रैंप अप जो है अगले साल होगा। तो आपको यहाँ से दिखता है कि इनका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। तो ये चीज़ है। बाकी कंपनी वही कहता है, आप एक कंपनी जो है अपने इसी ऐसे टर्नओवर को एक अलग वे में भी कहता है। कहने का मतलब क्या है, कंपनी ये कहता है कि हम लोगों को अगर 100 रुपये अर्न करना है तो उसके लिए हमको 20 रुपये खर्च करना पड़ता है। तो अगेन सिमिलर चीज़ है, आपका 5x का एसेट टर्न आ गया। तो ये चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस के जो मेजर पॉइंट है उसको डिस्कस कर लिया है। अब जो कंक्लूडिंग पॉइंट है उन चीज़ों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ रिस्क वगैरह के। तो कंपनी ने क्या किया, एक सर्वे किया था, उससे बेसिकली रिस्क वगैरह निकाला है। तो इनका अगर आप देखोगे 3 जो पैरामीटर है उस पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा दिखता है। पहला तो क्या है, डिमांड ड्रॉप हो जाए अपने की कस्टमर से। सिंपल सी बात है, अगर जैसे इनका TVS है, TVS इनका सबसे बड़ा एंकर क्लाइंट है। अगर TVS ही इनके पार्टनरशिप में निकल जाता है या फिर TVS जो है उसको एक नए सप्लायर की तरफ आगे बढ़ जाता है, तो इनका जो बिजनेस है वो पूरा अफेक्ट हो जाएगा। तो पहला जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो आपको बहुत हाई मिलेगा इस तरह के बिजनेस में। और वैसे भी इन जनरल जब आप एक प्राइवेट इक्विटी वाले तरह के बिजनेस को देखोगे ना, यहाँ पे आपको जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज टेक जो है वो मार्केट में अभी तक एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है। वहाँ पे आपको एक एंकर पार्टनर देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब आप इस तरह के बिजनेस को देखते हो ना, तो आपको ये पैरामीटर लेके चलना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, टू व्हीलर जो थ्री व्हीलर इंडस्ट्री है वो आपकी उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है, तो दूसरा चीज़ वो है। बट अगेन उसमें तो ग्रोथ रेट आपका मोमेंटम हमें दिख रहा है कि वो बना हुआ है, बट अगेन वहाँ पे कुछ इशूज़ आएंगे तो आपको सबसे बड़ा दिक्कत दिखेगा। तीसरा चीज़ क्या है, कंपनी का जो R&D वाला पैसा ये लोग लगाते हैं, उससे ये लोग नोवल प्रोडक्ट्स जो है क्या वो बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बट अभी तक इस चीज़ों का जो कंपनी का रिप्लाई है उनको समझते हैं। बाकी जो रिस्क वाले पॉइंट्स आप उसको पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हो। वही जियो पॉलिटिकल इशूज़ वगैरह हो गए, और भी बाकी इशूज़ हैं, आप डिले वगैरह हो गया, वो सारे तो कॉमन पॉइंट्स आप पॉज करके रीड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बारे में जो कंपनी ने कहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो पहला देखिए, तो अगर आप पहला देखोगे ना, सिंस इनका मान लीजिए TVS जो सबसे बड़ा क्लाइंट है, वो रेवेन्यू में लगभग मान लीजिए पहले के सालों में 90-95% रेवेन्यू वहीं से आता था। अभी धीरे धीरे क्या इन्होंने होंडा, आई थिंक इंडिया की जो यामाहा, बाकी जो कंपनियां उनकी तरफ ये लोग पेनिट्रेट करना स्टार्ट हुए हैं, बिकॉज जो सेक्टर है वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स के टेक की एडॉप्शन जो है वो आपकी बढ़ रही है। तो उसी कारण आप देखते हो इन्होंने वही दिखाया है कि इनका जो सबसे बड़ा क्लाइंट है उसको ले लीजिए, और बाकी जो थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आते हैं उन सभी का मतलब रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखिए और उससे माइनस कीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो कितना कम हो रहा है। तो वही आप देख सकते हो कि पिछले 2-3 सालों में वो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है वो आपका कम हो रहा है। दूसरा, लोगों ने ये कहा, मतलब जो सर्वे का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो ईवी की रिलेवेंस है वो आपकी कम हो रही है। तो उसमें कंपनी देख रहे हो कि कंपनी का जो ईवी के प्रोडक्ट्स है, मतलब ईवी सेक्टर के अंदर उसकी पेनिट्रेशन बढ़ रही है। तो वहाँ से भी आपको दिखता है कि कंपनी वहाँ पे भी अच्छा कर रहा है। और तीसरा जो R&D वाली चीज़ है वो तो अगेन इवॉल्विंग चीज़ है, उसके बारे में कंपनी खुद भी कहता है कि हम लोग उसमें कुछ बता नहीं सकते। बट उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड कहा है, उसमें ये लोग सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे हमने देखा था ना, पावर इग्निस जो पूरी इग्निशन वाली टेक्नोलॉजी थी, या फिर जो गवर्निंग सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पे कैसे उन्होंने काम किया है। तो वहाँ से आपको दिख रहा है कि कंपनी अपने चीज़ों को प्रूव किया है, बट अगेन इनको आने वाले समय में उस चीज़ों को प्रूव करते रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपसे कंपटीशन वगैरह के बारे में। तो देखिए, सिंस ये लोग पूरे नोवल प्रोडक्ट बनाया है, तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बॉस हो गया, अभी जो इंडिया में जेड कमर्शियल हो गया, सोना BLW प्रीसिजन है, वो भी कुछ इस तरह ये काम करता है, जो कि आपकी ड्राइव लाइन वगैरह हो गया, मतलब जो डिफरेंशियल मोटर्स वगैरह है उन चीज़ों को बनाता है। कहने का मतलब क्या है, उन सभी कंपनियों से कंपटीशन इनको है, बट इनके पास एडवांटेज क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है ना वो पूरा नोवल है। कहने का मतलब क्या है, जो सेंसरलेस टेक्नोलॉजी है इनकी, वो बाकी कंपनियों के पास नहीं है। तो वहाँ से इनका एक पूरा मोड आता है, जो कि हमने ऑलरेडी यूनिक सेलिंग पॉइंट के अंदर डिस्कस किया है। तो बाकी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक और चीज़ देखोगे ना, कंपनी सेटबैक मेकाट्रॉनिक्स जो है, इनका जो IPO लिस्ट हुआ है वो आपका प्रीमियम में लिस्ट हुआ है। जैसे अगर आप इनका IPO के बाद से भी इनका जो वैल्यूएशन देखोगे 100 के ऊपर ही चल रहा है। तो वो पूरा पॉइंट आपको लेके चलना है। अब चलिए FY27 के कुछ आउटलुक वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑलरेडी कंपनी जो है अपना गाइडेंस वगैरह कुछ देता नहीं है। कंपनी ने वही जो हमने एसेट टर्न निकाला है वहाँ से कुछ हम पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। दूसरा, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे आने वाले हैं। यहाँ पे आप उसको पॉज कीजिए, रीड कीजिए। हमने बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। और बाकी इशूज़ कहाँ पे आने वाले हैं वो अगर आप देखोगे ना, जो पूरा जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, अब कंपनी का जो इसमें समझना है अगर हमें, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका जो चाइना है वहाँ से आपकी सेमी कंडक्टर जो होती है वहाँ आपका पूरा आता है। बट वहाँ पे भी कंपनी कहता है कि लगभग आई थिंक 8 से 10% उतना डिपेंडेंस है
बाकी ये लोग और भी सप्लाई चेन पूरा बना के रखे हुए हैं, तो वहाँ से उतना दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो पूरा मिडल ईस्ट हुआ है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स इशू है, उसके कारण इनडायरेक्ट इफेक्ट्स आएंगे। कहने का मतलब क्या है, जो आपके मान लीजिए रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, कंज्यूमर की डिमांड जो है वो आपकी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण वो घट गई। तो सिंस अगर कोई लोग मान लीजिए ऑटोमोबाइल खरीदेगा नहीं, तो उससे क्या है, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी नहीं। बट ऑल दो हमने जितना अभी तक डेटा दिखाया, वहाँ पे हमने ये दिखाया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी भी कंपनियों के क्वार्टर फोर के अंदर भी नंबर्स आए, सबके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। और अभी तो देख रहे हो आप, क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी कम हो गई है। तो पूरा वहाँ पे पूरा टेलिविजन बना हुआ है, बट अगेन वो पूरा इशू है, वो हमें देख के चलना है। बाकी इन्होंने साइक्लोन वगैरह के पैटर्न, एल नीनो वगैरह के बारे में बातें किया है। बिकॉज इंडिया की जो पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, वो आपकी जैसे जो आपकी रूरल इंडिया है, वो आपका कई बार आपकी जो एग्रीकल्चर जो होती है उसके आउटपुट पर डिपेंड करता है। तो वो सारे कुछ पॉइंट आप देख सकते हो फॉर दैट कंप्लीसन। चलिए अब मैं एंड में इनका जो कुछ विजन है उसको समझते हैं हम लोग, बिकॉज वो भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी इनका एम क्या है, तो पहले आप देख सकते हो कि इनका जो मान लीजिए नए नए प्रोडक्ट्स हैं, उन उन चीज़ों को बनाते हैं। उन चीज़ों को बना के नए नए जो सप्लायर्स हैं, मतलब जो ओईएम उनको पेनिट्रेट करने की बात करते हैं। तो वहीं पे आप देखो, जैसे मैंने कमर्शियल व्हीकल के बारे में बात किया था, जो कि आपकी आफ्टर ट्रीटमेंट कंट्रोल यूनिट है, जो कि आपकी जो फ्यूल, जो आपकी आउटपुट एग्जॉस्ट सिस्टम है, उसको उसको ठीक करेगा। तो वहाँ पे ये लोग आगे बढ़ेंगे, उस पर प्रोडक्शन होनी है, मैग्नेटोस वगैरह उनको बनाएंगे। बाकी लोग जेनसेट्स वगैरह हो गए, पावर टूल्स वगैरह हो गए, वहाँ पे जाने की बात करते हैं। और इसके बाद क्या है ना, अगर देखिए कंपनी पूरा एम करता है, जैसे इंडिया के अंदर तो इनका जो पूरा प्रोडक्ट्स है वो एक तरह से इन्होंने टैप कर लिया है, इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी पेनिट्रेट कर रहे हैं। वहीं पे हम इनका एम है क्या है ना, जो इनकी इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उसको ले जाके जो आपकी जापानीज बिगीज है, कहने का मतलब कि जो आपकी यामाहा हो गया, होंडा हो गया, जो कि पूरी वर्ल्ड मार्केट को कमांड करता है, तो उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जी जो पूरे यामाहा हो गया, होंडा हो गया ना, इनको सप्लाई कौन करता है, इनको सप्लाई करते हैं ये सारी जो बोश कंपनी हो गई, या फिर जो आपकी बाकी एक और कंपनी है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो वो सभी जो कंपनी है ना, जो मतलब बेसिकली चाइनीज कंपनी हो गई, इस तरह की कंपनियां जो है सब वो सप्लाई करती हैं। तो उनसे compete करके ये लोग वहाँ पे आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो अगर ये लोग चीज़, ये कंपनियां इसको विन करने में सक्सेसफुल होती है, तो इनके पास एक ह्यूज लीवर आ जाएगा ग्रोथ का। बट अगेन वो चीज़ जो है ना, वो हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा कितना ये लोग परफॉर्म कर पाते हैं उस चीज़ को। बाकी इनका एम वही है कि अपने जो नए नए टेक हैं उसको बना के लाते रहे और आगे उसको अडॉप्ट करते रहे। तो वो चीज़ है। एक और चीज़ अगर आप देखोगे ना, इस कंपनी के लिए क्या है ना, इनका जो एट्रिशन है वो आपका ज़्यादा ज़्यादा है। बट कंपनी वही कहता है कि जो हमारा एट्रिशन है वो इन कॉन्सोनेंस है। कहने का मतलब क्या है, जो आपके आईआईटीज हो गया, एनआईटीज वगैरह हो गया, वहाँ से जो आपकी जो स्टूडेंट्स हैं, वो इनका ब्रांड इतना अच्छा है, या फिर जो मेकाट्रॉनिक्स जो पूरा वर्टिकल हो गया, वो पूरा मैकेनिकल ब्रांच बच्चों के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है, तो वो उनकी सप्लाई भी काफ़ी अच्छी है। तो कंपनी कुछ उस तरह से आगे बढ़ रहा है। बाकी सेक्टर के अगर आप स्कोप के बारे में देखोगे ना, अगर हम लोग बाकी चीज़ें हटा दें, सिर्फ आईएसजी पेनिट्रेशन के बारे में बात करें, तो प्रेजेंट पेनिट्रेशन जो देखोगे लगभग 35-40% के बीच में है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग FY31 तक वो 50% बढ़ जाएगा। और बाकी 100% पेनिट्रेशन होने की संभावना है, प्रोवाइडेड। अच्छा, ये संभावना कैसे है, ये संभावना इस तरह से है ना, कि बेसिकली मान लीजिए एक नया प्रोडक्ट आया, उससे आपने पूरे सेक्टर में डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या है ना, वो सभी लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे ना। तो बहुत सारे जो ऐसे व्हीकल्स हम लोग जो हमारे रोड पे चलते हैं, उनमें बहुत जगहों में ऑलरेडी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लग चुके हैं। और जो कुछ 2 या 3 नए टॉप 4 OEM के जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, मतलब व्हीकल्स आने वाला है, उनमें भी इनके जो स्टार्टर मोटर्स वगैरह हैं और जो भी आपकी आईएसजी वगैरह हैं, वो सभी लगने की बात है। तो कहने का मतलब क्या है, एक पूरा नया टेक्नोलॉजी जो है वो आपका एडॉप्शन के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो ये जो कंपनी है, नेट नेट अगर आप देखोगे ना, इस पूरी चीज़ों का बेनिफिशियरी है। तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। बाकी कैसा ये लोग परफॉर्म करेंगे वो तो हमें आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। बाकी हमने रिस्क वगैरह के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सबसे बड़ा रिस्क इसके बारे में, इस कंपनी के केस में यही है कि इनका जो टेक है, ये लोग अपनी R&D वगैरह में कितना ये लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो सबसे बड़ा इशू हो जाएगा। तो वो चीज़ हमें ट्रैक करते रहनी पड़ेगी काफ़ी इस कंपनी के बारे में। बाकी कुछ मेरे थॉट्स हैं उसको मैं शेयर कर देता हूँ एंड में। तो देखिए, अभी जो कंपनी अपना पूरा जर्नी स्टार्ट किया है, मतलब ऑफ कोर्स इन द लिस्टेड स्पेस, प्राइवेट में तो ये लोग बहुत ऑलरेडी 10 साल से काम करते हुए, 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। अब देखिए, आप एक नए टेक्नोलॉजी सेक्टर में आते हो, तो आपने ये देखा होगा जितनी भी हमारी हिस्ट्री, अगर आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आप देखोगे, पहले जो पूरा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ, जो अभी आप देख रहे हो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो उसमें उसमें आप देख सकते हो पूरा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ। फिर आपने जो आर्म्स रेस देखी, फिर आपने देखा कि आईपी का जो इन्फ्रिंजमेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक कंपनी है जो एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, तो वहाँ पे हमेशा एक नया कंपटीशन आएगा। सभी लोग वो प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। तो क्या होता है ना, इसलिए कंपनी भी कहता है, एक तो वो वाला इशू होता है। दूसरा चीज़ क्या है, इनका जो ग्रोथ रेट है, कंपनी खुद भी कहता है कि अभी ये लोग हाई ग्रोथ वाले ट्रैजेक्टरी में चल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे इनका बेस बड़ा होगा, वहाँ पे इनकी ग्रोथ स्टेबलाइज होगी। अनलेस एंड अनटिल कोई इनको लोग नया मान लीजिए क्लाइंट को ये लोग विन नहीं करते हैं, तो वो भी चीज़ हमें देख के रखना है। फिर बाकी इस पूरा कंपनी का जो मैं किस तरह से देखता हूँ, तो ये कंपनी कुछ उस तरह की है। यहाँ पे जो आपकी बाकी लिस्टेड लिस्टेड कंपनी है ना, ये उस तरह से काम नहीं करता है। तो अगर आप इसी तरह से देखोगे ना, इसलिए ये कंपनी जो है अपना 6 मंथली मंथली कॉन कॉल करेगा। ये आपका हर क्वार्टरली रिजल्ट देगा ही, ऑफकोर्स, बिकॉज वो एनएससी के रूल्स वगैरह हैं। बट 6 महीने में कॉन कॉल करेगा, बिकॉज जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं उसका इवोल्यूशन जो होता है वो धीरे धीरे चलता है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो R&D वगैरह होते हैं उसमें टाइम लगता है। क्लाइंट को विन करना, उसको प्रोडक्ट को सप्लाई करना, तो उसमें समय लगता है।
तो कुछ उस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ पे और बाकी सेल्फ फंडेड ग्रोथ है, अगर कुछ और आगे बढ़ना हुआ तो वहाँ पे इनको इक्विटी रेज करनी पड़ी। तो कंपनी अभी तो हाई ग्रोथ रेट पे और आराम से लगभग 30 40 50% या उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं ये लोग। बाकी ऑर्डर बुक आपको दिखता नहीं है। सक्सेस एंड फेल बहुत प्रोबेबल है। बाकी हमें ट्रैक करता रहने का रहना पड़ रखना ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अभी तक तो ये लोग पूरा सक्सेसफुल होते रहे हैं। तो बाकी और पॉइंट्स को आप मेरे से पूछिए, हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको सेटबैक मेकाट्रॉनिक्स समझ में आया होगा। बाकी हम लोग और भी वीडियो को डिस्कस करते रहेंगे। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।